की पॉइंट दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तेज किया जा रहा है। वाइब्रेंट विंड बायर सेलर मीट रीवा में आयोजित होने वाली 5वीं रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्रों के औद्योगिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। इस योजना का लक्ष्य विंध्य की स्थानीय जरूरतों और संसाधनों को बेहतर उपयोग के साथ समृद्ध विकास सुनिश्चित करना है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो सके। रोजगार चाहिए, उन रोजगार के लिए हर संभाग के अंदर हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट योजना चालू की है। इसको जिले तक भी ले जा रहे हैं। हर एक युवा के जीवन में अपना सपना होता है, उसके परिवार का ध्यान रखे, समाज में स्थान बनाए, देश और प्रदेश के काम आए। उसके सपने को पंख लगाकर उड़ने के लिए हमारी सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लगातार ये अभियान चलेगा। हमारे अपने द्वारा मध्य प्रदेश में केवल 20 साल के अंदर कहा 7,500 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1,42,000 रुपये की आमदनी हुई। जोरदार ताली बजाए। ये हमारा वर्तमान का अपना प्रदेश का बढ़ते कदम का हिस्सा है। रीवा में आयोजित हो रहे इस बायर सेलर मीट में करीब 2500 से अधिक उद्यमियों की भागीदारी देखी जा रही है। ये मीट न केवल व्यापारी साझेदारी और नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान करेगी, बल्कि इससे विंध्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा मिलेगी। विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए यह मीट नए अवसर पैदा करने का वादा करती है। रीवा कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे कई राज्यों से उद्योगों का आना क्षेत्रीय उद्योग के लिए वरदान साबित हो सकता है। ये विविधता न केवल व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देगी, बल्कि विंध्य के उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने का अनूठा प्रयास प्रदान करेगी। रीवा में कल रीजनल इंडस्ट्रियल समिट हो रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है कि हम संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्रियल समिट करेंगे। हमारे विंध्य में आप जानते हैं कि ये जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विंध्य क्षेत्र को अब प्राप्त हुआ है। जाके पूरा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है। विंध्य जो अब तक अपनी संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था, औद्योगिक विकास के केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है। इस समिट का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि यहाँ विंध्य क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, पलायन और रोजगार के अभाव को दूर करने की दिशा में प्रयास करेगी। सरकार द्वारा स्थापित बिजनेस प्रमोशन सेंटर MSME योजनाओं के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है और स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। विंध्य क्षेत्र की चुनौतियां भी स्पष्ट हैं। बुनियादी ढांचे की कमी, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता और स्थानीय कार्य बल का पलायन, ये सभी इस क्षेत्र की औद्योगिक विकास यात्रा में बाधा डाल रहे हैं। हालांकि सरकार की नई योजनाएं और पहल इन समस्याओं को हल करने की दिशा में काम कर रही है। स्थानीय उद्योगों को सरकार द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जा रही है। ये सरकार केवल इतना बता दे कि कितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हुई हैं, कितनी कंपनियों ने अपना टर्नओवर और ऑडिट सबमिट किया है, ये बता दें। 10 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पे अनुबंध कर लिए हैं। अब कैसे लगाएंगे 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट? उनकी आर्थिक क्षमता तो होना चाहिए ना। कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण पहलू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापारी प्रतिक्रियाओं को सरल बनाना है। निवेशकों को व्यापार स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकारी नीतियों में सुधार किया जा रहा है। ये विंध्य क्षेत्र को व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन सकता है। वाइब्रेंट विंध्य कॉन्क्लेव से विंध्य क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की संभावनाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। रीवा से शुरू होने वाली ये यात्रा विंध्य के भविष्य को बदल सकती है। अब देखना होगा कि यह कॉन्क्लेव क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान कर उसे विकास के शिखर तक ले जाने में कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की आज बड़ी बहस हम इस बात पर करेंगे कि अब जो विकास और निवेश का पहिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेकर विंध्य क्षेत्र की ओर कूच कर रहे हैं, वहां का विजन क्या होगा, किस तरीके की वहां चुनौतियां हैं और वहां कितनी संभावनाएं हैं जिन्हें अब सरकार बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। लगातार अलग अलग समिट कराकर लोगों तक एक संदेश देने की तो कोशिश हुई है कि निवेश को उन क्षेत्रों में भी लाया जा रहा है जहां पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मध्य प्रदेश को अलग अलग सेक्टरों में बांटकर जो काम किया जा रहा है उसका अगला कदम विंध्य क्षेत्र में होगा, जहां पर रीवा में हमें ये जो समिट है निवेश की वो देखने को मिलेगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रितेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है मिनल भार्गव जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार आत्मदीप जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग चरणों में पूरे मध्य प्रदेश को समाहित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कदम बढ़ा दिया है। पहले एक जगह इस तरीके से निवेशकों की समिट होती थी, सम्मेलन होता था, लेकिन अब उन सेक्टरों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां पर निवेश की ज्यादा संभावनाएं हैं। संसाधन तो मध्य प्रदेश में भरपूर थे, लेकिन अब उनका उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। पहले भार्गव जी की ओर चलते हैं। भार्गव जी, आलोचनाएं होंगी, आप लोग से सवाल भी बहुत पूछे जाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा, इस तरीके के, लेकिन आप लोग कोई भरोसा दिलाइए कि भाई ये कदम बढ़ाया गया है तो इसे पूरा भी आप लोग करेंगे। देखिए तिवारी जी, बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल करना सबका वाजिब है और उसका अधिकार भी है। यदि पक्ष का भी काम कर रहा है और विपक्ष सवाल कर रहा है तो उसको करना चाहिए, लेकिन दरख्वार इस बात की है और थोड़ा सा ये निस्वार्थ राजनीति करने की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि यदि कुछ अच्छा हो रहा तो अच्छे को अच्छा कहें, कुछ गलत हो रहा तो गलत को गलत कहें, क्योंकि आप प्रतिपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष में बैठ कर भी, मैं अभी मुकेश नायक जो मीडिया इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी की, उनकी बात सुन रहा था। वो किस प्रकार की बात कर रहे हैं, बेतुके प्रमाणों के तहत कोई प्रमाण दें। जिन कंपनियों को वो आरोप लगा के मध्य प्रदेश में होने जा रही इन्वेस्टर समिट या जितनी भी हुई, उनको लेके क्या ऑडिट रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी क्या सीए का काम करने लगी है? अरे भाई, कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है, यदि उसने प्रस्ताव दिया है और करार किया है, यदि वो करार को पूरा नहीं करेगी तो रद्द हो जाएगा, और यदि प्रस्ताव दिया तो उसके लिए वो एलिजिबल है, इसीलिए तो दिया। और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए हर संभाग में इन्वेस्टर सबमिट करने जा रही है, ये बताता है कि उनका विजन कैसा है। विस्थापन ना होना पड़े, युवाओं को अपने घर पर अच्छा रोजगार मिले, उस क्षेत्र का विकास आर्थिक रूप से हो, समृद्धि हो, क्योंकि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है। जितना राजनीतिक रूप से समृद्ध है उतना ही संसाधनों से और प्राकृतिक रूप से जो संसाधन मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं उनका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि प्रदेश की जो राजनीति है और प्रदेश की जो दशा है, जो बीमारू राज्य से निकाल कर विकसित राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हम देश में अव्वल आना चाहते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश यदि जब अव्वल होगा तो देश अव्वल होगा, और जो विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी है, उस संकल्पना में मध्य प्रदेश अपना योगदान दे पाएगा। तो विंध्य में ही होने वाली समिट है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया स्किल्ड लेबर, क्योंकि कोई भी उद्योग डलता है तो उसकी मूल आवश्यकताएं जो होती हैं वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्टेशन में उसकी सुविधा हो, उसको पर्याप्त बिजली मिले, उसको जो सरकार से दरख्वास्त रहती है वो सारी सुविधाएं मिले। तो इसको लेकर लंबे वर्षों से काम होता आया, जिसमें ITI करके हमने स्किल्ड लेबर डेवलप की। स्किल्ड स्किल्ड को लेकर के बाद आज जो विंध्य में रनवे बन गया, यानी मानकर चलिए कि जो विकास के पहिए हैं वो हवाई रूप से जाएंगे, मालवाहक हो, उसमें कंपनियों को, उद्योग इकाइयों को सुविधाएं हो, सुगमता हो, उस सब का ध्यान रखते हुए जो प्रमुख बिंदु होते उन पर सरकार ने काम करके दिखाया। अब सबमिट करने जा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि जो सबमिटें हुई हैं और जो होने जा रही हैं, ठीक है, इनमें धरातल पे आने वाले 2-3 वर्षों में तस्वीर ही बदल जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल। हम कहते हैं विज्ञापन डिपेंडेंसी नहीं, अभी कोई चुनाव नहीं है कि हम सिर्फ विज्ञापन कर देंगे और सजा के दिखा देंगे तो हमको वोट मिल जाएंगे। तो वोट मिल गए, सरकार पर विश्वास जनता ने अभिमत दे दिया। अब हमारा काम है हमको कर दिखाना, आउटपुट देना,
तो आप ये मानकर चलिए जो हम काम कर रहे हैं इसका आउटपुट भी होगा, इंप्लीमेंट भी होगा, तभी वाहवाही होगी। हम वाहवाही लूटने के लिए राजनीति नहीं करते, इसलिए हम बार बार आ रहे हैं। और जो प्रतिपक्ष की राजनीति करके ये अनर्गल आरोप लगाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ये प्रश्न जो उन पर खड़ा हो रहा है कि किस प्रकार की राजनीति है। ठीक है, चलिए कहीं अगर मंजिल में पहुंचना है तो शुरुआत करनी होती है, कहीं से निकलना होता है, कदमों को आगे बढ़ाना होता है, और वही कदम हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। विंध्य में भी जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन अब उसे संवारने की ओर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। त्रिपाठी जी की ओर चलते हैं। रितेश जी, ये कदम जो है ये कैसा है, कब इसमें पूरा होगा, भविष्य में क्या होगा, इस पे बजाय ये सोच तो हमें दिखती है कि भाई विंध्य को अलग से उसके परिस्थिति के हिसाब से, उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, वहां के संसाधन के हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। इसमें क्या आलोचना जैसी बात है? ऐसे समय में तो कांग्रेस को भी साथ देना चाहिए। TV24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, और हमारे साथी मिलन भार्गव जी बहुत ही काबिल प्रवक्ता हैं और बहुत ही तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखते हैं। इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। परंतु मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक जो भी कॉन्क्लेव हुए, आप चलिए भविष्य की बात नहीं कर सकते, पर आप अपने पुराने आंकड़ों से ही तो उठाकर देखेंगे कि आपने मध्य प्रदेश में क्या क्या काम किए हैं। और जिस विंध्य की आप बात कर रहे हैं उसका पलायन दर निकालिए आप, उसमें आप बेरोजगारी निकालिए, उसमें पहले से कितने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं ये बता दें, वहाँ पे बैंकों का एनपीए कितना अमाउंट है ये बता दीजिए। जिस विंध्य की ये बात कर रहे हैं उसके प्रत्येक सब स्टेशन की हालत ये, किसानों के 20-30 करोड़ रुपए तक पेंडेंसी है क्योंकि उनके पास कोई अर्निंग नहीं है। इन्होंने आज तक मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट को क्या इम्प्लीमेंट कर पाए हैं? अगर कर पाए तो मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ। मेरे साथी भार्गव जी ने कहा कि हम ITI के माध्यम से टैलेंट को निखार रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री का 9% और ITI का 4.5% रेशियो है एम्प्लॉयमेंट का, दिखाता है। आप पता कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा सरकार के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाया। मुझे ये बताएं कि रीवा में कौन सा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, सतना में कौन सा हो गया, पन्ना छतरपुर में कौन सा प्रोडक्ट हो गया। रॉ मटेरियल के नाम में बिजली कितनी मार मारी है कि आप किसानों को नहीं दे पा रहे हो। नहीं, ये समस्या है त्रिपाठी जी, शायद इसीलिए तो ये किया जा रहा है। अब वहाँ निवेशक आएंगे, उद्योग की संभावना दिख रही है, संसाधन जैसे कि आप बता रहे हैं, तो उन चीजों को बढ़ाने के लिए तो कदम बढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक करार होने की तो जरूरत है, और करार कैसे होगा? जब वहाँ लोग आएंगे, उद्योग और निवेशक देखेंगे, तब तो आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल। अभी एक चीज हमारे भार्गव जी ने बोली एक बात कि हम थोड़ी वाहवाही करने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर जो मैं मोहन यादव जी का वो सुन रहा था स्टेटमेंट, तो कह रहे थे बजाओ ताली। ये ताली बजाए हैं, इसका ये मतलब आपने भी बारात सजी नहीं और आपने पहले ही वाहवाही लूटना चालू कर दिया। आप थोड़ा धैर्य रखिए चीजों के, और आप अपने इतिहास को उठा कर देखिए कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट करवाया है उसका दशांश भी इंडस्ट्री यहाँ पे मतलब 10वां हिस्सा भी आप उसको रिकवर नहीं कर पाए हो। टोटल एक प्रोपोगंडा बन के रह गया था। इसीलिए अंतिम के वर्षों में 2016-17 के बाद से शिवराज सिंह चौहान ने जो उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसको पूरी तरह से रोक दिया था। अभी तक 5 से 6 हुए, सरकार ने काम में लाखों रोजगार दिए, पर आज श्रम विभाग की वेबसाइट बताती है कि 35 लाख मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार है और 1 करोड़ से ज्यादा अनरजिस्टर्ड बेरोजगार है। रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, शहडोल हो, भ्रष्टाचार और अपराध की राजधानी बन के रह गए हैं। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को काम नहीं हो पा रहे। आप कहाँ से इतना बड़ा उद्योग लगा? और एक बड़ी बात मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, जो इनके पास सरकारी रकबा वो बचा ही नहीं है, तो उद्योग लगाएंगे कहाँ से? छोटी छोटी पंचायतों में खुद जिला पंचायत सदस्य हूँ, एक पंचायत में एक हैंडपंप लगाना हो, एक पंचायत भवन बनाना हो, तो रकबा ही नहीं पड़ा। सारा रकबा अतिक्रमण की चपेट में चढ़ चुका है। और ये बात कर रहे हैं, और सारे कर्मचारी संविदा के काम कर रहे हैं। कोई जिनके पास परमानेंट कर्मचारी किससे काम करवाएं, किसको इतना नॉलेज है? तो सारी बातें हवाई बातें भार्गव जी। मैं आऊंगा जमीन वाली बात पे भी, कर्मचारियों वाली बात पे भी, लेकिन पहले आत्मदीप जी को भी सुन लेते हैं। हम इस आरोप प्रत्यारोप में आत्मदीप जी नहीं जाना चाहते, संभावनाओं के लिहाज से क्या कैसे देखते हैं? क्या विंध्य में ये जो प्रयास है वो आगे गुल खिलाएगा? कैसे इसके प्रयास का हमें जो विजन है वो सफल होते हुए दिखेगा? आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए तिवारी जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि रीवा संभाग, पूरा विंध्य अंचल औद्योगिक दृष्टि से
पिछड़ा हुआ है अभी तक भी, आजादी के 75 साल बाद भी, और उसके इस औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने पर अभी तक अब से पहले किसी सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। इसी के कारण वहां विंध्य क्षेत्र में पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की भी समस्या है। ये बहुत स्वागत योग्य है कि जो इन्वेस्टर समिट, निवेशकों के सम्मेलन अभी तक राज्य सरकार इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों में ही करती आई है, अब उसने रीवा जैसे छोटे शहरों में भी इस प्रयास को पहुंचाने का कदम उठाया है। और ये कदम रीवा में जो वाइब्रेंट विंध्य समिट हो रही है, इसके पीछे ये भी हम देख सकते हैं कि अब सरकार की मंशा ये है कि विकास, आधुनिक विकास से कोई भी कोना राज्य का अछूता न रहे। जो जो पिछड़े इलाके, वहां इस तरह से निवेशकों को आमंत्रित करके उनको बताया जाए कि वहाँ क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और कौन कौन से उद्योग वहां लग सकते हैं। अगर ये प्रयास सफल होते हैं तो न केवल स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी व्यापारिक औद्योगिक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेंगे। एक इस तरह का मंच बनेगा इस तरह के निवेश के माध्यम से, जिससे निवेशक, उद्योगपति और उद्यमी सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भी अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखने में अभी तक ये भी आया है, अभी विपक्ष के साथियों ने, एक नेताजी का आपने बयान सुनाया और एक प्रवक्ता भी बोले हैं, वो केवल विरोध के लिए विरोध करने की उसके पीछे मंशा लगती है। कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर आप इस तरह के कदम का विरोध करें। अगर इस विरोध को मद्देनजर रखते हुए रीवा जैसी सबमिट न की जाए, निवेशक सम्मेलन बंद कर दिया जाए, तो क्या विकास के रास्ते खुलेंगे? क्या संभावना बनती है? जो प्रयास हो रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। अगर कोई कमी खामी है तो उसको दूर करने पे जोर देना चाहिए। जैसे अभी तक न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी ये होड़ मची है निवेशकों को आमंत्रित करने की, जब से उदारीकरण आया है। अधिक से अधिक निवेशकों को बुलाने के लिए हर राज्य अपने अपने राज्य में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी जाके, दिल्ली, बॉम्बे, दक्षिण भारत के शहरों में भी जाके निवेशक सम्मेलन करते हैं। एमपी गवर्नमेंट ने भी किए। जी। लेकिन इनमें जितने प्रस्ताव आते हैं, आप फिगर कर, अगर इसका आप फॉलोअप स्टोरी कर सके तो बहुत अच्छी एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी कि अभी तक जितने मध्य प्रदेश के हों इन्वेस्टर समिट या देश भर में अन्य राज्यों के हों, एक एक का अगर विश्लेषण किया जाए तो जितने निवेश के प्रस्ताव आते हैं, ये तय बात है कि उनमें से 100% क्रियान्वित नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। वो व्यवहारिकता के धरातल पे आके कोई न कोई कमी उनको बाहर कर देती मैदान से, और इसका सबसे बड़ा कारण है अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सब्ज बाग दिखा के निवेशक सम्मेलन में हस्ताक्षर, सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार कर सकते हैं, उसके लिए ताली बजवा सकते हैं, लेकिन जब वो मैदान में आता है तो देखता है कि यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पर्याप्त सड़कें नहीं है। रीवा संभाग की ये स्थिति है। बिजली, पानी की निरंतर और भरपूर आपूर्ति जो होना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं है। औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं की कमी है। रीवा संभाग में तो नहीं है, लेकिन बाकी जगह जहां भोपाल, इंदौर जैसे क्षेत्रों में जो औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं सरकार ने, विकसित किए हैं, वहां भी आप देख लीजिए भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र कितना पुराना है, आज भी वहाँ के व्यवसायी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इन समिट को संबल बनाने के लिए जरूरी कि इस तरह की कमियों को भी साथ के साथ दूर करते चले। बिल्कुल। अब निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है, जिनकी घोषणाएं समिट में की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका समुचित क्रियान्वयन हो पाता क्या, इसका भी तथ्यपरक विश्लेषण करने की जरूरत है। ये तो इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री इस दिशा में पहले से सोचते होंगे। लेकिन ये पूरी चर्चा को पॉजिटिव नोट में लेते हुए, यानी कांग्रेस की ओर से जो बातें आई वो भी, और आत्मदीप जी ने जो बातें कही वो भी, हम भार्गव जी से पूछ लेते हैं। इस तरीके की जो शंकाएं हैं, एक तरीके से कहें, आलोचना भी मत लीजिए भार्गव जी से, शंकाएं हैं, उसके लिए क्या है? कैसे आप बताएंगे कि भाई जमीन ही नहीं है, बताया जा रहा है रकबा कम है, फिर आप जमीन कहां से लाके वहां उद्योग लगा देंगे? और ऐसी चीजें कागजों में तो साइन हो जाती हैं, जमीन में नहीं उतर पाती, इसका क्या जवाब है? देखिए, शंका और बेतुके तर्कों में बहुत अंतर होता है तिवारी जी। तो हमारे प्रतिपक्ष के राजनेता और प्रवक्ता यही कर रहा है। क्योंकि जीतू पटवारी जी का कहना है कि हर चीज में विरोध करिए, आंदोलन करिए, तो इनका नेचर बन गया है। हर अच्छे काम का भी विरोध करते करते ये अपनी जमीन को ही खिसका रहे हैं, अपने कद को कम कर रहे हैं। इस बात को भी सिद्ध मानिए, क्योंकि
ये लोकतंत्र है, इसमें यदि हम अपनी बात रख रहे हैं उसकी स्वीकार्यता जनता के बीच कितनी हो रही है ये मतलब रखता है, ये इसका ही फायदा है। और लोकतंत्र ने बार बार चुनाव के माध्यम से हमको हमारे जवाब को स्वीकार किया है, हमारे कार्यों को स्वीकार किया है। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से यदि विंध्य में हम कम करने जा रहे हैं तो कांग्रेस के साथियों के लिए तो काम है, वो नोट डाउन करें कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसमें कितनी कमी और कितना अंतर रह जा रहा है। जब चुनाव आएंगे तो रखिएगा ना, विरोध भी करिएगा और तस्वीर भी दिखाइएगा। ये तो बड़ा कर्तव्य उनके पास हम सौंप रहे हैं, लेकिन कर्तव्य को स्वीकारें तो। बिल्कुल नहीं भार्गव जी, केवल चुनाव का परिणाम दिखाकर सवाल को खारिज नहीं किया जा सकता। सवाल अपनी जगह है, तिवारी जी, उसका जवाब लोकतंत्र में सबसे बड़ा यही इस चर्चा का देखिए सार्थकता तभी है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है। अभी तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी ना, इन्वेस्टर सबमिट हो रही है, प्रस्ताव आएंगे, उद्योग लगेंगे, समय है ना। आप अगले चुनाव में हम बैठेंगे ना इनके साथ, इनके लिए काम सौंप के जा रहे हैं, थोड़ी मेहनत भी तो करें। सिर्फ एसी कमरे में मुंह चलाने से थोड़ी कुछ होगा। हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार, हमारा संगठन धरातल पर काम करता है। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, यहाँ 10 महीने हो गए कार्य समिति। ठीक है, अभी तक जो 7 सम्मेलन हुए उनका क्या रिपोर्ट बताने का कष्ट करें। विंध्य के क्षेत्र की बात हो रही तिवारी जी, एक एक करके त्रिपाठी जी पूरा मौका दूंगा, पहले भार्गव जी की बात हो जाए उसके बाद। सिंगरौली ने मध्य प्रदेश को जो दिया है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सिंगरौली जाकर देखिए कितनी बड़े बड़े उद्योग काम कर रहे हैं और लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और करोड़ों का रेवेन्यू मध्य प्रदेश को मिल रहा है। ऐसे ही नहीं हम बेघर को घर दे रहे हैं और जो लोगों को बिजली दे रहे हैं, सिंचित जमीन दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोगों को एमएसपी पर उनकी फसल खरीद रहे हैं। ये सबके लिए व्यवस्था है, समानांतर विकास चल रहा है। और आप कह रहे हैं एक झटके में कि कुछ भी नहीं हो रहा था, आप सब्जबाग दिखा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, कितना कर रहा है, आपका ही तो काम है, आप नोट डाउन करिए ना। अभी से इतनी जल्दीबाजी में कंपनियां फर्जी है, फ्रॉड है, अरे इस फ्रॉड की आवश्यकता क्यों है, फिर आप बताइए ना। ठीक है त्रिपाठी जी, आप लोग नजर बना के रखिए, विपक्ष का काम भी ये है और ऐसी चीजें होती है तो सामने लाइए। पर अभी शुरुआत में ही हम ये कह देना कि ये चीजें ये थोड़ा सा आलोचनात्मक रवैया हो जाएगा विपक्ष का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति की पद्धति रही है शुरू से इस तरह की रही कि विपक्ष रहित उनको राजनीति करनी। जो लोकतंत्र की गरिमा मानते हैं, विपक्ष रहित गरिमा मानते हैं। वो जवाबदेही कहीं तय नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो आप पाकिस्तानी कहलाएंगे, अगर आप जवाब प्रदर्शन करेंगे तो आप तालिबानी कहलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने 5 या 6 किए हैं, उसका क्या रिपोर्ट कार्ड है, कितना रोजगार है, कितने इंडस्ट्री आ गई, कौन कौन से लोग को आपने उद्योग बना डाला है, इस बात का जवाब आपको जनता के बीच में देना पड़ेगा। रीवा प्राप्ति का राजधानी है, मैंने ITI का बताया, मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास का बताया, इन सब बातों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर देश में तैयार कर ले। इसकी सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं, क्या मैंने बताए हैं, क्या मैंने ITI की ट्रीटमेंट के बारे में गलत बताया है, ये सारी जानकारी। कुल मिला के बात इतनी है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ तो सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आपको विपक्ष की बातें कानों में चुभती है क्योंकि आप आंख बंद करके सावन के अंधे को हरा हिरा बोलते हैं ना, उस पर कि आप राजनीति करना चाहते हो। जो आपके खिलाफ जनता अंधी है आपके तरफ। पहले आप तो जनता को राक्षस का अंधे कह रहे हैं, थोड़ी तो शब्द करिए त्रिपाठी जी। लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला, लेकिन जनता जनादेश को तो आप अंधा मत कहिए। किसको अंधा कह रहे हैं? बताइए मैंने इनकी बात को धैर्यता से सुना है। तिवारी जी, जनता को अंधा कह रहे हैं, देख लीजिए इनकी समझ। बहुत बड़ी कला है, सुन सकते हैं तो आप लोकतंत्र के सच्चे मुद्दे पे आइए। एक सवाल करिए, सीधा सवाल करिए, आप क्या चाहते हैं, त्रिपाठी जी क्या चाहते हैं? इन सब डाटा को खा लिए, हम वेबसाइट देखिए, पूरी तरह से आप जितने भी कॉन्क्लेव हुए सारे फ्लॉप्स हो रहे हैं। चलिए आत्मदीप जी से आखिरी का कमेंट लेते हैं। आत्मदीप जी, ये सारी बातें दरकिनार, पहल को कैसे देखते हैं और आने वाले समय के लिए आप क्या देख पाते हैं इस कदम के बाद? आपके सवाल का उत्तर देने के लिए एक बैकग्राउंड में ले जाके एक छोटा सा चित्र आपको दिखाना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी सरकार का कार्यकाल, जो अंतिम कार्यकाल था, वो देख लीजिए जी। क्या हालत हुई थी उद्योगों की, कितने उद्योग मध्य प्रदेश में उस दौरान नए आए, नाम मात्र, और कितने छोड़ के भागे प्रदेश को। इसलिए तो सबक लेके ये कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये जो जब तक आप बुनियादी सुविधाएं, जैसे दिग्विजय सिंह जी के शासन में बिजली, सड़क, पानी की बुनियादी सुविधाओं की घोर अनदेखी हुई जी, इसके कारण औद्योगिक पिछड़ापन मध्य प्रदेश का बढ़ा, आगे नहीं बढ़ पाया मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास में। उससे सबक लेके अब कुछ सालों में 10-15 सालों से राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने उद्योग बुनियादी ढांचा विकास के लिए बहुत बड़ी बड़ी, इतने बड़े बजट की पहले कभी योजनाएं नहीं चली। कनेक्टिविटी बढ़ाने की, सब जगह सड़कों में सुधार की, बिजली आपूर्ति में सुधार की, सब स्तरों पे काम हुआ है। फिर भी इस तरह की समिट को अगर पूरी तरह सफल बनाना है तो इतिहास को देखते हुए आवश्यक है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं उनको दूर करें, तभी उद्योग टिकेंगे और सफल होंगे, नहीं तो घाटे में जाके बंद होंगे। दूसरा, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती है, नियम, सुविधाएं घोषित की जाती, उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का भी कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। एक, भ्रष्टाचार और नौकरशाही भारत में बहुत बड़ी बाधा है। हमारा राजनीतिक नेतृत्व तो बहुत ईमानदारी से और पारदर्शिता से बात करता है इन सब मामलों में, लेकिन नौकरशाही के लेवल पे आके फिर भ्रष्टाचार की कहानी शुरू हो जाती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है कि भारत में औद्योगिक निवेश में, विकास में सबसे बड़ी बाधा ये नकारात्मक मानसिकता और भ्रष्ट नौकरशाही है। तो इसमें जब तक सुधार नहीं होगा, आपने देखा होगा कितने सालों से हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि सिंगल विंडो उद्योगपतियों के लिए सब समस्या का समाधान, लेकिन नहीं हो पाता है। डिपार्टमेंट में जाके वो अटक जाती है। कौशल की कमी हमारे यहाँ है। कई उद्योग है अभी जो मध्य प्रदेश में आए लगे, वो भी आवश्यक मात्रा में प्रशिक्षित और कुशल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। इसके लिए अच्छा है सरकार ने कौशल उन्नयन स्कीम चलाई है। दूसरी, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी की भी अभी कमी है राज्य के कई हिस्सों में, उसमें रीवा संभाग भी है। इस कमी को भी दूर करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है आत्मदीप जी, आपके सुझाव जरूर हम उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार लोगों तक पहुंच रहे होंगे, और जब ये इन्वेस्टर समिट होगी तो इस सारे मुद्दे चर्चा में जरूर आएंगे, और जो लोग ये नीति बनाते हैं, निर्धारण करते हैं, उनको भी ये सारी चीज़ों का ध्यान होगा। कल जब समिट होगी तो और एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक कदम जरूर बढ़ाया गया है, और ये कदम हम पूरे मध्य प्रदेश के लिए विकास के रास्ते खोले। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ भार्गव जी जुड़े, बहुत धन्यवाद। रितेश त्रिपाठी जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। और आत्मदीप जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।